नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। वास्तुशास्त्र के आज एक ऐसे विषय पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कहेंगे हम नगर निवेश या पुरनिवेश। नगर शब्द से ही हमको समझ में आना चाहिए कि जिसमें नागरिक यानी व्यक्ति यानी मनुष्य एक अच्छा समाज बना के निवास कर सके, वह नगर कहलाता है। नगर की भीतरी व्यवस्था को देखेंगे, नगर की बाहरी व्यवस्था को देखेंगे और नगर के संपूर्ण वास्तु को आज हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और जान लेंगे। नगर का शाब्दिक अर्थ से हमें ये पता चलता है कि जिसमें हर प्रकार के समाज का या एक विस्तृत वास्तु का सुनियोजन किया जा सके। तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि हमारा भारतवर्ष वास्तुशास्त्र के मायने में बहुत समृद्ध था और अंग्रेजों के द्वारा या आक्रमणकारियों के द्वारा अनेक बार लूटे जाने के बाद यहाँ गरीबी आ गई और गरीबी के बाद स्वतंत्रता जब हमें 1947 में मिली, उसके बाद का भारत काफी अनेक प्रकार से हम देखेंगे कि बिगड़ा हुआ स्वरूप भारत का प्राप्त हो पाया, जिसमें विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान दो भागों में बट गए। और जिस प्रकार से बंटने के बाद, बंटवारे के बाद लोग गरीब हो जाते हैं, युद्ध देखा गया, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हुई जिसमें प्राकृतिक आपदा भी शामिल हैं। बाढ़ आए, समुद्र में उफान आए, कई प्रकार के भूकंप आए, जिससे गरीबी बढ़ती चली गई। जब व्यक्ति पहले गरीबी को दूर करता है, उसके बाद ही सुनियोजन के ऊपर ध्यान देता है, तो स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे करके हम अपने नगरों को और अपने विकास को सुधार रहे हैं और आज भी हम एक विकासशील देश हैं, विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम विश्व गुरु रह चुके हैं, यदि हम वास्तुशास्त्र का पालन करते हैं और हमारी पुरानी सभ्यता, पुराने शास्त्रों को और पुराने पद्धतियों को हम जब ध्यान देते हैं, तो इसमें इसका पालन करने के बाद, एक सुनियोजित वास्तु पे काम करने के बाद, हम स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा की ओर और एक नए अच्छे युग का और नव भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। हम देखते हैं कि नवयुग में जब हम देखते हैं, तो हड़प्पा काल से लेकर ही हमारे देश में वास्तुशास्त्र का इतना उन्नत प्रभाव था कि एक भवन नहीं, दो भवन नहीं, बल्कि नगरों को भी सुनियोजित तौर पे सेक्टर से डिवाइड करके, रोड को प्रॉपर वे में बना के, सभी प्रकार से नियोजन करके उसे बनाया गया था, बसाया गया था। नगर निवेश 64 पद के वास्तु पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से भूखंड का जब हम वास्तु देखते हैं, एक निश्चित तौर पे एक भवन बनाने के लिए, तो हम 81 पद के वास्तु को देखते हैं। उसी प्रकार से जब एक नगर को बसाने के लिए हम बात करते हैं, तो 64 पद यानी 8 बाई 8 के कोष्टक को हम भूखंड को विभाजित करके देखते हैं। नगर के महाद्वार के अंदर की ओर एक महामार्ग होती है। नगर का एक गेट होता था, उसके अंदर एक महामार्ग होता था, जिसके अगल-बगल सड़कें या उपरथ्या महामार्ग की आधी चौड़ाई की होती थी, जिनमें दोनों ओर 2 हाथ या 2 फीट का जंघापथ या शोल्डर या कैम्बर जिसको बोलते हैं, मुख्य जो रोड होता है उसके अगल-बगल और जो स्पेस होता है रोड में, उसे शोल्डर कहा जाता है, वह होता था। एक सुयोग्य नगर 1 बाई 3 या 1 अनुपात 3 के अंदर होना चाहिए। नगर के महाद्वार वास्तु पद के अनुसार उचित स्थान पे होना चाहिए। यानी जो 64 पद बनेंगे, उसमें आउटर के जो पद होते हैं, उसमें दिशा और द्वार का विभाजन उसी प्रकार से होना चाहिए जो एक सुयोग्य पथ में या एक सुयोग्य पद में आता है। द्वार के अंदर ही उस पथ का निर्माण होगा। तो नगर को हम जब छोटी व्यवस्था में देखते हैं, तो हम कह सकते हैं एक कॉलोनी। अब हम समझेंगे कि जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, जयपुर, उदयपुर,
ये सब पुर जो होते थे वे नगर निवेश के द्वारा ही बनाए गए थे, तो वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों में परिपूर्ण होते थे। समयांतर में या कालांतर में वे इसका विद्वेषण का और कई प्रकार के अपभ्रंश का शिकार हुए और पुर के आकार और प्रकार बदल गए और समय के अनुसार वे सही प्रकार से नहीं बनाए गए। तो अब हम देखेंगे कि एक नगर, एक पुर या एक कॉलोनी किस प्रकार से विभाजित की जानी चाहिए। नगर के चारों ओर परिपक्व ईंटों की चार दीवारी या प्राकार बनाए जाते थे, जिनकी ऊंचाई बाहरी भूमि की सतह से 17 हाथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कभी भी युग्म हस्त प्रमाण यदि सम संख्या वाली नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि पुरों के प्रकार बाहरी तौर पे जब हम देखते हैं या ड्रोन व्यू से या ऊपर से हम देखते हैं, तो एक जमीन या एक भूखंड जो एक विस्तृत भूखंड है जिसमें तालाब हैं, सड़कें हैं, अनेक प्रकार के मोहल्ले हैं, भवन हैं, वे किस प्रकार से नियोजित किए जाते हैं। तो भूखंड के प्रकार देखने के बाद हम अभी देखते हैं पुरों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पुरों के हम 11 प्रकार मान सकते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है छिन्न कर्ण। इस शब्द के आधार पर ही जब हम प्रकार को देखते हैं, जिस नगर के कोने कटे हुए हों, कर्ण का मतलब कोना होता है, जिस नगर के कोने कटे हुए हों यह वास्तु अनुसार अप्रशस्त होता है। ऐसे नगर का परिणाम तस्करों का भय और नागरिकों में रोगागमन होता है। अतः इस प्रकार के पुर जिसमें कोने कटे हों, ऐसी कॉलोनी हमें नहीं बनाना चाहिए। दूसरा प्रकार होता है विकर्ण, बिना कोलने वाला नगर, जिसमें कोई भी कोना ना हो, यानी गोल या किसी ऐसे आकार का जिसमें किसी भी प्रकार का कोण, विदिशाएं या दिशाएं नहीं बन पा रही हैं। ऐसे नगर में निवासरत व्यक्ति अल्पायु होता है, निसंतानता को ऐसा कॉलोनी जन्म देता है, अपमान से ग्रसित होता है, अतः ऐसा नगर भी अप्रशस्त माना गया है। कृपया नगर को समानुपात, सही अनुपात में वास्तु के अनुसार सुनियोजित करना चाहिए। तीसरी प्रकार है वज्राकृति। ऐसा नगर जहां वज्र के समान मार्ग हो या गलियारे हो, अर्थात पेड़ के टहनियों के जैसे कहीं से भी मार्ग निकले हुए हों, या यहां वास करने वाले व्यक्ति पर विष संबंधी व्याधि, पराजय या अन्य नागरिकों एवं गृह में मनमुटाव बना रहता है। चौथी प्रकार की कॉलोनी होती है या पुर होता है सुखीमुख या सुचिमुख। जो नगर सुई के समान बहुत सकरा हो और लंबा एवं अंतिम या शुरुआत में नुकीला हो, सुई के समान जो अंतिम या शुरुआत में नुकीला हो, ऐसे नगर जो होते हैं उसमें लोग भूखमरी के शिकार होते हैं, परिपीड़ित होते हैं, व्याधिग्रस्त होते हैं। अतः इस प्रकार के नगर को भी त्यागा जाना चाहिए। पांचवें प्रकार का पुर होता है वृत्तपुर, गोलाकार नगर जहां समस्त कोण कटे हुए हों या कोण ही ना हो, वहां रहने के पर गृह स्वामी के साथ सदस्यों का क्षय होता है, वैभव नष्ट हो जाता है और आयु नाश होता है। छठवां प्रकार है व्यजनाकार, जो नगर हाथ से चलने वाले पंखे के समान आकृति वाले होते हैं, यानी इस प्रकार से जिनकी आकृति होगी, वे नगर वात व्याधि अर्थात आंधी तूफान वाला क्षेत्र बनाता है, जिसमें धीरे धीरे वास करने वाला चंचल चित्त के धोखेबाज हो जाता है। ऐसे जगह में रहने वाला व्यक्ति ना तो स्वयं का भला कर पाता है, ना तो दूसरों का भला कर पाता है। सातवें प्रकार का नगर होता है चाप या धनुषाकार नगर। ऐसा पूरी या नगर जो धनुष के जैसा मुड़ा हुआ हो, वहां के लोग दुष्चरित्र होकर निम्न चरित्र के हो जाते हैं और ऐसा स्थान शारीरिक और मानसिक नपुंसकता प्रदान करने वाला स्थान माना जाता है। आठवां प्रकार है शकट द्विषम नगर, दो बैलगाड़ी के आकार के समान दिखने वाला नगर। ये विषम वास्तु होता है। यहाँ आगंतुक और निवासी दोनों ही शोक, रोग, अग्निकांड और चोर भय से ग्रसित होते हैं। नौवें प्रकार का नगर होता है द्विगुणायत। ये नगर 1:2 के अनुपात का होता है,
चौड़ाई से दुगना इसका लंबाई होता है। वहां निवास करने वाला व्यक्ति आरंभ में असिद्धि, कोई काम न बनना, विप्रों का भयोत्पादक, जाति विभेदता आदि से ग्रसित होता है। यद्यपि यहाँ बलवान लोग अच्छा उपभोग कर पाते हैं, क्योंकि शोषक वर्ग सदैव शोषक बन के और शोषणकर्ता सदैव शोषणकर्ता बन के रह जाता है। 10वें प्रकार का नगर होता है विदिक, जो पूर्व विदिशीय हो, यानी जहां कोण या विदिशा में प्रमुख भाग हों। ऐसे नगर जो जहां पर दिशाएं कोण बनाती हो और विदिशाएं दिशा बन जाती हो, ऐसे नगर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार पाया जाता है। ऐसा नगर अमंगलकारी होता है। 11वें प्रकार का नगर है सर्पचक्र नगर। जो नगर सांप की कुंडली जैसा हो, अर्थात जिसके मार्ग काफी घुमावदार हों और अंदर ही अंदर जिसके मार्ग घुमावदार होते हुए अंदर की ओर प्रवेश करते हों या व्यूह बनाते हों, ऐसा स्थान पिशाचग्रस्त, प्रेत या यक्ष भय से ग्रसित, अंधड़ और रोग से देह का नाश करने वाला अकल्याणकारी होता है। कुल मिला के हम समझते हैं कि नगर को इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए जिसमें वह दिशा में उसके प्रमुख द्वार बने, मार्ग को सीधी लकीर में होना चाहिए, या सेक्टर्स को इस प्रकार से विभाजित करें कि मुख्य मार्ग से जो प्रशस्त मार्ग हैं वे दाहिने और बाएं भाग में विभाजित होते चले जाएं और सुयोग्य आकार के भूखंड का निर्माण करें। ऐसा नगर जो 64 पद के वास्तु को पूर्णतः अपने अंदर समावेश कर ले, ऐसी कॉलोनी का निर्माण करना चाहिए। कोण अगर कटे हुए हो तो उन्हें समभाव में उन्हें विभाजित करके उन्हें सुयोग्य आकृति में पहले ले आना चाहिए, फिर पुर का या कॉलोनी का निर्माण करना चाहिए। अब पुर या कॉलोनी की भीतरी व्यवस्था देखते हैं। व्यवसाय आधारित व्यवस्था जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से दक्षिण दिशा में हमने अभी बाहरी व्यवस्था देखी। अब जब हम एक कॉलोनी में प्रवेश करते हैं या नगर में प्रवेश करते हैं तो उसकी आंतरिक जो विभाजन है उस पे काम हम करते हैं। तो दक्षिण दिशा वैश्यों के लिए, जुआरियों के लिए, कुंभकार के लिए और नर्तकों के निवास के हेतु शुभ दिशा मानी जाती है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट में मछुआरों के लिए, केवटों के लिए, पशुपालक के लिए निवास योग्य स्थान बताया गया है। पश्चिम दिशा में या वेस्ट में हम निर्माण कार्य करने वाले मैकेनिक, मिस्त्री आदि हेतु शुभ दिशा मान सकते हैं। वायव्य कोण में, नगर के वायव्य कोण या नॉर्थ वेस्ट एरिया में हम सेवक, श्रमिक, मदिरालय हेतु प्रशस्त भूमि माना जा सकता है। उत्तर की भूमि में आश्रम, विद्यालय, धर्मशाला या प्याऊ घर का निर्माण किया जाना चाहिए। ईशान कोण में घी, मिठाई, फल बेचने वालों के लिए उत्तम स्थान बनाया जाना चाहिए या ऐसा सब्जी का बाजार वहां पर निर्माण करना चाहिए। पूर्व में, पूर्व दिशा में मंत्री, नेता, अभिनेता, वर्चस्ववान व्यक्ति या पेशेवर अभियंता, चिकित्सक हेतु यह भूमि प्रशस्त बताई गई है। अतः इस प्रकार के व्यवसाय वाले व्यक्तियों को पूर्व दिशा में निवास करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि आग्नेय कोण में लोहार, धातु शोधक, सुनार, बिजली विभाग के कार्यरत व्यक्ति हेतु उत्तम भूमि है, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि कोण का प्रतीक है। जिस प्रकार के व्यक्ति जहां पर निवास करने लायक भूमि हो उनके प्रकार से उस प्रकार के व्यक्ति को वहां पर निवास करना चाहिए। इस प्रकार से हम एक कॉलोनी की भीतरी व्यवस्था बनाकर सभी के लिए सुख की, समृद्धि की और शांति की व्यवस्था कर सकते हैं। धन्यवाद।